इतिहास कौन लिखता है? राजा महाराजा, विजेता, इतिहासकार या फिर पुरातत्वविद जो पुरानी चीजों को खोदकर निकालते हैं। लेकिन एक इतिहास फिर ऐसा भी है जिसे किसी ने नहीं लिखा, जो पत्थरों पर नहीं है, हमारी रगों में बहने वाले खून में दर्ज है। आज से हजारों साल पहले जब इंसान ने पहली बार खेती करना सीखा था, एक ऐसी जंग शुरू हो गई जो शायद इंसानियत की पहली वर्ल्ड वॉर थी। इस जंग में शहर नहीं जले, देश नहीं मिटे, लेकिन इस जंग में मिट गए सारे मर्द, इतने बड़े पैमाने पर कि 95% मर्दों की फैमिली लाइंस यानी वंश रेखाएं ही खत्म हो गई। क्यों हुआ ऐसा? क्या कोई बीमारी थी, या कोई आसमानी कहर आ गया था, या फिर कोई और वजह थी? और सबसे बड़ा सवाल, इस गुमनाम कत्लेआम का सबूत वैज्ञानिकों ने हमारे डीएनए के अंदर कैसे खोजा? नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज हम डीएनए में छिपे सबूतों के आधार पर जानेंगे उस प्रागैतिहासिक महायुद्ध के बारे में जिसने मर्दों की वंश रेखा को लगभग खत्म कर दिया था। 21वीं सदी, जेनेटिक्स में क्रांति का दौर। दुनिया भर की लैब्स में वैज्ञानिक इंसानी डीएनए के राज खोल रहे थे। मकसद उनका बहुत सिंपल था, बीमारियों को समझना चाहते थे, इलाज खोजना चाहते थे। लेकिन डीएनए की जांच के दौरान उन्हें कुछ ऐसा मिल गया जिसका इलाज से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें मिला हमारे इतिहास का एक खोया हुआ पन्ना। मॉडर्न इंसान के डीएनए के दो हिस्से एक खास कहानी आपको बताते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, ये माँ से उसकी संतानों को मिलता है। ये हमारी माँ, नानी, पर नानी यानी औरतों की वंशावली का इतिहास आपको बताता है। दूसरा है वाई क्रोमोसोम, ये पिता से सिर्फ बेटों को मिलता है। ये हमें हमारे पिता, दादा, परदादा यानी मर्दों की वंशावली का इतिहास आपको बताता है। जब औरतों के वंशावली यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की जांच हुई तो सब कुछ नॉर्मल मिला। हजारों सालों का इतिहास था, लाखों करोड़ों औरतें थी, उनकी करोड़ों शाखाएं थी। लेकिन जब मर्दों के वंशावली यानी वाई क्रोमोसोम को देखा गया तो वैज्ञानिक चौंक गए। ग्राफ पर एक सीधी रेखा अचानक नीचे डिप कर गई, जैसे किसी ने मर्दों की लाखों जेनेटिक लाइंस को एक झटके में काटा हो। इसे जेनेटिक्स की भाषा में बॉटलनेक कहते हैं। इस बॉटलनेक का मतलब यह हुआ कि इंसानी इतिहास में कभी ना कभी कुछ ऐसा हुआ था जिसने ज्यादातर मर्दों के खानदानी पेड़ को बढ़ने से ही रोक दिया। उनकी वंश रेखाएं आगे नहीं बढ़ पाई, इतिहास में खो गए वो लोग। जेनेटिसिस्ट डेविड राइक अपने किताब हु वी आर एंड हाउ वी गॉट हियर में बताते हैं कि ब्रोंज एज यानी 3300 बीसी से 1200 बीसी के बीच सिर्फ कुछ ताकतवर पुरुष वंशों का ही विस्तार हुआ, जबकि बाकी के पुरुष वंश खत्म होते चले गए। अब जाहिर है, यह किसी कुदरती आफत का नतीजा तो नहीं हो सकता था, जाते सब चले जाते। कोई बाढ़, कोई भूकंप, कोई बीमारी मर्दों और औरतों में फर्क नहीं करने वाली थी, यानी कारण कुछ और था। क्यों हुआ ऐसा? इसका जवाब दो थेरीज में छिपा है और हम एक एक को कंसिडर करेंगे। अब चलिए पहले थ्योरी को समझते हैं। यह थ्योरी कहती है कि मर्दों की वंश रेखाओं में गिरावट की वजह थी जंग। इस थ्योरी का सबसे बड़ा सबूत जमीन के नीचे दफन है। आर्कियोलॉजिस्ट की खोज जितनी हुई, वहां से थ्योरी निकलती है। पुरातत्वविद लॉरेंस कीली अपने किताब वॉर बिफोर सिविलाइजेशन में बताते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में युद्ध बहुत आम थे। उस दौर की जगहों को जब खोदा गया तो हिंसा के सबूतों का ढेर लगा। किलेबंद गांव मिले, सामूहिक कब्रें मिली, हड्डियों में धसे पत्थर मिले, कई पत्थरों के हथियार मिले। जर्मनी की टालहेम कब्र इसका सबसे बड़ा सबूत मानी जाती है। 7000 साल पुरानी कब्र है, 34 लाशें हैं, मर्द, औरत, बच्चे सब हैं। सबको कुल्हाड़ियों से मारा गया, वो भी जब ये भाग रहे थे तब। खास बात, इस कब्र से जवान औरतें गायब थी, जिन्हें हमलावर संभवतः अपने साथ ले गए होंगे। टालहेम की कहानी उस दौर का सच थी। प्रागैतिहासिक युद्ध का एक ही सिद्धांत था कि दुश्मन को खत्म करो और खुद को कम से कम जोखिम में डालो। इसलिए उस जमाने में आमने सामने की लड़ाइयां कम होती थी, रेड ज्यादातर हुआ करती थी, यानी घात लगाकर हमला करना। इस जंग के अपने बेरहम कानून थे। पहला कानून कि कोई बंदी नहीं, टेक नो प्रिजनर्स। दुश्मन के मर्दों को जिंदा पकड़ने का रिवाज ही नहीं था, पकड़े जाने पर मौत निश्चित थी। इसके सबूत मिले हैं मिस्र में जेबल साहबा नाम की जगह पर, जहां 12,000 साल पुराना एक कब्रिस्तान मिला। वहां दफन 59 लोगों में से 40% से ज्यादा कंकालों में पत्थरों के हथियारों के टुकड़े मिले। कई लोगों को 15-20 बार तीर मारे गए थे और बच्चों को गर्दन या सिर में मारकर खत्म कर दिया गया था।
कई कंकालों में पुराने और ठीक हो चुके घाव भी थे, जो ये बताते हैं कि हिंसा उनकी जिंदगी का हिस्सा रही होगी। दूसरा कानून, औरतें और बच्चे लूट का माल थे। जवान औरतों को अगवा करना युद्ध का एक बड़ा मकसद था। वो हमलावर कबीले के लिए एक कीमती रिसोर्स थे, क्योंकि बच्चे पैदा कर सकते हैं, आप अपना सीड प्लांट करते हो। इस तरह की ट्राइबल मेंटालिटी उस जमाने में खूब थी। तीसरा कानून, लाशों का अपमान। दुश्मनों को मारने के बाद उनकी लाश को काटना पीटना आम बात थी। साल 1908 में जर्मनी की ऑफनेट गुफा में 7,500 साल पुरानी 34 खोपड़ियों का ढेर मिला। ये खोपड़ियां टोकरी में रखे अंडों की तरह सजाई गई थी, जिससे पता चला कि इन खोपड़ियों को ट्रॉफी की तरह प्रिजर्व किया गया था। क्रूरता की हद यहीं खत्म नहीं होती, कई जगहों पर कैनिबलिज्म के भी सबूत मिलते हैं। इंसान ने इंसान को खाया। फ्रांस की फॉन्ट ब्रेगवा गुफा में मिली इंसानी हड्डियों को ठीक उसी तरह तोड़ा और काटा गया था, जैसे जानवरों की हड्डियों को मांस और मैरो निकालने के लिए तोड़ा जाता है, कूदा। लॉरेंस कीली फिजी के एक सरदार का किस्सा बताते हैं, जिसने अपने खाए हुए 872 इंसानों का हिसाब रखने के लिए पत्थरों की लाइंस बना रखी थी। ये बेरहमी एक लगातार चलने वाला कत्लेआम थी। ये सब डीएनए में मिली गिरावट की तस्वीर से मेल खाता है, जिसकी बात हमने शुरू में की थी। शायद इसी कत्लेआम के चलते मर्दों के वंशावली में अचानक गिरावट आई होगी। लेकिन जैसा हमने शुरुआत में बताया, ये इकलौती थ्योरी नहीं है, एक और थ्योरी है। लेकिन दूसरी थ्योरी पर जाने से पहले पहली थ्योरी से जुड़े एक और दिलचस्प सवाल पर चलते हैं। अगर हिंसा के चलते अचानक मर्दों की वंशावलियों में भारी गिरावट हुई, तो ये हिंसा शुरू क्यों हुई, कैसे हुई? लाखों जेनेटिक लाइंस एक खास पीरियड में ही गायब हुई हैं, अचानक शुरू, अचानक खत्म। अब सवाल ये कि इस खास पीरियड में ऐसा क्या हुआ? जवाब छिपा है एक क्रांति में, एक ऐसी क्रांति जिसे हम सभ्यता की पहली सीढ़ी मानते हैं। आज से लगभग 10,000 साल पहले इंसान ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई। पहले इंसान शिकारी था, बंजारा था। अब वो बना किसान। एक जगह टिक कर रहना सीख लिया, बस्तियां बसाने लगा, अनाज उगाने लगा, जानवर पालने लगा, आबादी बढ़ने लगी और सब कुछ अच्छा लगने लगा। शांति और तरक्की का दौर आया, लोगों को ऐसा लगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। आप एक शिकारी के कबीले से क्या लूट सकते हैं? कुछ भी नहीं। हमेशा वो सफर में रहते हैं। लेकिन अगर आपको किसानों का गांव मिल जाए, तो वो आपके लिए एक ट्रेजर है। अनाज के भंडार हैं, पालतू जानवर हैं, महिलाएं हैं, सब कुछ आपको एक ही जगह पर, एक ही पते पर मिलेगा। खेती ने पहली बार लूट को एक परमानेंट ठिकाना दिया। इसी के साथ समाज का ढांचा भी बदला। भरोसा अब खून के रिश्तों पर था, लिहाजा समाज पितृवंशीय कबीलों में बट गया, पैट्रिलिनियल क्लैंस में, यानी ऐसे खानदान जहां सत्ता, जमीन और पहचान पिता से बेटे को मिलती थी। इसी सामाजिक ढांचे से वाई क्रोमोसोम घटने की पहली थ्योरी जुड़ी हुई है। और अच्छे से समझने के लिए डीएनए पर हम वापस चलते हैं, वाई क्रोमोसोम की बात करने के लिए। वाई क्रोमोसोम, जैसा हमने पहले बताया, मर्दों की वंश रेखा बताता है। आप इसे एक जंगल की तरह समझिए, मर्दों का जंगल। हर बेटा, हर पोता एक नया पेड़ है। हजारों साल में करोड़ों पेड़ों का एक घना जंगल बना। अब पहली थ्योरी को इस जंगल में लेके आइए आप। एक कबीला दूसरे पर हमला करता है और सारे मर्दों को मार डालता है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपने जंगल में कुछ पेड़ नहीं काटे, आपने पेड़ों का एक पूरा हिस्सा ही साफ कर दिया, जड़ से उखाड़ दिया। जब ये हजारों बार हो गया, तो वो घना जंगल कटकर वीरान हो गया। यही है वो वाई क्रोमोसोम की भयानक गिरावट, विरल जंगल। पहली नजर में इसीलिए ये थ्योरी एकदम सटीक लगती है, सारे सबूतों को जोड़ती हुई नजर आती है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इससे इत्तेफाक नहीं भी रखते हैं। क्या हो अगर जंगल को काटने की जरूरत ही नहीं पड़ी हो? यही आती है दूसरी थ्योरी, सोशल थ्योरी, जो कहती है कि कबीले तो बने, लेकिन गिरावट का कारण हमेशा लड़ाई ही नहीं थी, बल्कि सामाजिक सफलता थी। सोचिए, उसी जंगल में कुछ पेड़ बहुत बड़े और ताकतवर हैं, ज्यादा धूप मिलती है, ज्यादा पानी ले लेते हैं, यानी ज्यादा संसाधन, ज्यादा सत्ता। और बाकी लाखों पेड़ों का क्या होगा फिर? वो छोटे रह जाएंगे, कमजोर रह जाएंगे, उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। अब इसका नतीजा क्या होगा? कोई काट नहीं रहा है पेड़ों को। धूप की कमी से पीढ़ी दर पीढ़ी खुद ही वो सूख कर खत्म हो जा रहे हैं। यही थी सामाजिक लड़ाई, जो बिना खून बहाए चली। नतीजा वही रहा, जंगल का सफाया हुआ, जेनेटिक डाइवर्सिटी नीचे आ गई। तो ये हमारे सामने आ गई दो थ्योरीज। दोनों में से सच कोई भी हो सकता है, या हो सकता है कि दोनों थ्योरीज ही सही रही। सच जो भी था, नतीजा एक ही रहा, मर्दों की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। अब अगला सवाल यह कि अगर 95% मर्दों की वंश रेखाएं खत्म हो गई, तो आज मर्दों और औरतों की आबादी लगभग बराबर कैसे है? इसका जवाब सिंपल है, 95% के असली मतलब में छिपा है। गिनती का हिसाब ही नहीं है, जेनेटिक्स का हिसाब है। इसका मतलब ये नहीं है कि 20 में से 19 मर्द मार दिए गए, इसका मतलब है सिर्फ 5% मर्दों का ही वंश आगे बढ़ा।
बाकियों की खानदानी शाखा हमेशा के लिए खत्म हो गई, या कह लीजिए कि आगे नहीं बढ़ी। आबादी को फिर से बढ़ाने के लिए बहुत सारे मर्दों की जरूरत नहीं है, कुछ ही मर्द काफी हैं फैमिली बढ़ाने के लिए। औरतों का समूह अगर बड़ा है तो जन्म का सीधा नियम है कि हर पीढ़ी में लगभग आधी लड़कियां होंगी और आधे लड़के होंगे। तो चाहे मर्द कितने भी कम बचे हों, अगली ही पीढ़ी में लड़कों की संख्या बढ़ जाएगी और 2-4 पीढ़ियों में ही मर्दों और औरतों का अनुपात फिर से बैलेंस आउट हो जाएगा। अब ये सब कैसे हुआ? प्री हिस्टोरिक जंगों के बारे में जो हम आपको बता रहे थे, वो कैसे रुक गई और क्यों रुक गई? कबीलों के बीच चल रही जंग कैसे थमी? इसका जवाब सीधा है, जंग कभी रुकी ही नहीं, बस उसका स्वरूप बदला। छोटे छोटे कबीले खत्म हुए, बड़े बड़े राज्य बन गए, साम्राज्य बन गए। हजारों की जगह लाखों लोग एक झंडे के नीचे आए। साइकोलॉजिस्ट स्टीवन पिंकर अपनी किताब द बेटर एंजल्स ऑफ आवर नेचर में बताते हैं कि ये इंसानियत के इतिहास में हिंसा को कम करने वाला एक बहुत बड़ा कदम था। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात हुई? राज्यों ने तो और भी भयानक युद्ध लड़े, महायुद्ध लड़े, विश्व युद्ध लड़े, लाखों लोग मरे। ये बात सही है, लेकिन राज्यों ने एक काम और किया। उन्होंने हिंसा को आम आदमी के हाथ से निकाला, वायलेंस को मोनोपोलाइज किया, स्टेट को दे दिया। अब बदला लेना आम आदमी का काम नहीं है, कानून का काम है। हत्या अब जुर्म है। नतीजा क्या हुआ? बड़े बड़े युद्ध तो चल रहे हैं, लेकिन रोज रोज की कबीलाई लड़ाई खत्म होती गई। एक आम नागरिक के लिए जिंदगी पहले से ज्यादा सुरक्षित हुई। कबीलों के बीच युद्ध का एक बड़ा रूप आज रूस यूक्रेन और इसराइल फिलिस्तीनी युद्धों के रूप में आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आप रूस के समाज के अंदर जाएं या यूक्रेन के समाज के अंदर जाएं, तो वहां हर कोई हर किसी से नहीं लड़ रहा है। आज देश लड़ते हैं, लेकिन हर समय और हर जगह लड़ाई नहीं होती। हिंसा हमारी दुनिया के सिस्टम का एक हिस्सा है, लेकिन सिर्फ हिंसा ही नहीं हो रही है। लेकिन इतिहास में जो हिंसा हुई उसके निशान तो नहीं जा सकते पूरी तरह। वाई क्रोमोसोम का वो जंगल याद कीजिए आप, फिर कभी पहले जैसे वो घना नहीं हो पाया। उस जेनेटिक बॉटलनेक ने एक पक्का निशान छोड़ा जो आज भी डीएनए में मिलता है। डेविड राइक अपने किताब हु वी आर एंड हाउ वी गॉट हियर में बताते हैं कि इस घटना के बाद जो पुरुष वंश उस दौर में जीते, वो आज तक राज कर रहे हैं। मिसाल ले लीजिए आप, कांस्य युग में पूर्वी यूरोप से यामनाया संस्कृति के लोग फैले। उन्होंने क्या किया? जेनेटिक्स दिखाता है कि उन्होंने यूरोप के पुराने किसानों की पुरुष वंशावली को लगभग मिटा दिया। आज आप उत्तरी यूरोप के किसी भी मर्द का डीएनए उठा लेंगे, ज्यादातर का वाई क्रोमोसोम उन्हीं यामनाया लड़ाकों से ही आपको आता मिलेगा। अब एक आखिरी सवाल इस पूरी कहानी का, इस गुमनाम जंग का हमारे लिए आज क्या मतलब हुआ? फिर डीएनए से हुई ये खोज सिर्फ एक तथ्य नहीं है, एक चेतावनी भी है। डीएनए सिर्फ ये नहीं बताता कि हमारी आंखों का रंग क्या होगा या हमारे बाल कैसे होंगे। ये हमारी असलियत भी आपको बताता है। ये हमें याद दिलाता है कि सभ्यता और शांति कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, सहज नहीं है। इसे बहुत मुश्किल से बनाया गया है और बहुत आसानी से ये टूट भी सकती है। डीएनए पर यह सुंदर आलेख हमारे लिए कमल ने लिखा था और इसे वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड किया था हमारे साथी आनंद ने। आप देखते रहिए खबरदार।